हेलो गाइज, यू आर वेलकम ऑन साइंटिफिक पाथ। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन को दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला जो सब टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन और दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो आज हम लोग पहला सब टॉपिक पढ़ेंगे। नॉर्मली रिस्पिरेशन होता क्या है। रिस्पिरेशन में जो भोज्य पदार्थ हैं, फूड मटेरियल या ग्लूकोज, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 6CO2 प्लस H2O प्लस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के थ्रू ढेर सारी ऊर्जा बनती है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सपिरेशन के थ्रू त्याग देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और जो एनर्जी है उसका यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जैविक कार्यों को करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सब टॉपिक रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में जानेंगे। मानव के श्वसन तंत्र के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म का टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखिएगा, तभी ये संपूर्ण रेस्पिरेशन पर स्टडी कंप्लीट होगी। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो रहता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सहायक श्वसनांग, और दूसरे होते हैं जो मुख्य श्वसनांग हैं या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो सहायक श्वसनांग हैं उसके अंतर्गत आता है हमारा एक्सटर्नल लेयर्स या बाह्य नासा छिद्र। ये इंटरनेजल सेप्टम द्वारा या अंतरनासिका पट द्वारा दो भागों में बटा रहता है। उसके बाद में नासा मार्ग होता है नेजल पैसेज, और जो नेजल पैसेज होता है वो उसमें म्यूकस होता है और हेयर्स पाए जाते हैं, रोम जैसे पाए जाते हैं। रोम का कार्य होता है ये सैंड पार्टिकल्स, धूल के कण और बैक्टीरिया या जीवाणु रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। दूसरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेजल पैसेज पर या नासा पथ पर, नासा मार्ग में, ये अप्रॉक्सीमेट 1/2 लीटर म्यूकस सिक्रीट करती है पर डे। लगभग आधा लीटर म्यूकस को स्रावित करती है और यह म्यूकस हेल्पफुल होता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं उनको चिपका लेता है और अंदर जाने से शरीर में रोकता है। और दूसरा जो एयर जाती है अंदर, ड्राई एयर, शुष्क वायु, उसको भी नम बनाए रखता है म्यूकस। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है फेरिंग्स जो आता है ग्रसनी में यहाँ पर दो चीज़ें आकर के मिलती हैं। एक तो आइसोफेगस होती है ग्रास नली और दूसरी आपके इसमें यहाँ पर आती है विंड पाइप। तो ये दोनों यहाँ पर आकर के मिलती हैं और यहाँ पर इपिग्लॉटिस पाया जाता है, घाटी द्वार जिसको कहते हैं, या घाटी ढक्कन। इसका मुख्य कार्य होता है ये जो नासिका मार्ग की जो वायु है उसको आइसोफेगस या फूड नाल में, फूड कैविटी में जाने से बचाता है। तो ये दोनों मार्ग अगर कहीं धोखे से भी इसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इसमें नेजल कैविटी में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ग्रसनी में क्या होता है, ये एक प्रकार का वायुनाल और ग्रासनाल, एयर कैविटी और आइसोफेगस को मिलाने वाला पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है विंड पाइप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रैकिया और दूसरा होता है लैरिंग्स। श्वास नली और लैरिंग्स कंठ दो भाग होते हैं। तो जो श्वास नली होती है ये कई रिजेज से मिलकर के बनती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों के छल्ले से मिलकर बनती है। और जो कंठ होता है इसमें वोकल कॉर्ड्स, स्वर कोश पाए जाते हैं
और इनमें वाइब्रेशंस होने से, कंपन होने से ही स्वर उत्पन्न होता है। जब वायु कंपन करती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये एक बक्से नुमा आकार का बना होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के सी आकार के छल्ले जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। किसमें? लैरिंग्स में। तो इसमें एक प्रकार के उभार जैसे होते हैं जिनको कहते हैं आदम्स एप्पल या मानव का टेटुआ, इसको कहते हैं। इसके बाद में जो श्वास नली होती है वो सी शेप्ड होती है और उसमें 16 से लगा करके ट्रैकिया में 20 छल्ले जैसे होते हैं और ये कार्टिलेजेज या पतली उपास्थियों के बने होते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है, ये जो अंदर वायु जाती है उसके कारण ये उसको जो होते हैं चिपकने से बचाते हैं। अगर ये न हो तो क्या होगा कि ये जो छल्ले हैं ये आपस में चिपक जाएंगे, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो हो गई बात एक्सेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, सहायक श्वसनांग की। उसके बाद में जो मानव का मुख्य श्वसनांग है उसे कहते हैं लंग या फेफड़ा। ये होते हैं मुख्य श्वसनांग ह्यूमन के। इन पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ये मानव का जो मुख्य श्वसनांग है इसे मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो पाए जाते हैं, एक दायां फुफ्फुस और बायां फुफ्फुस, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो जो राइट लंग होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये बड़े आकार का होता है। ये कोनिकल शेप होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और ये लचीले और स्पंजी होते हैं जो लंग्स होते हैं ह्यूमन के। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है राइट लंग। ऊपर का पार्ट जो होता है उसे कहते हैं अपर राइट लंग लोब, और जो मिडिल का पार्ट होता है उसको कहते हैं मिडिल राइट लंग, और जो लोअर का होता है उसको कहते हैं लोअर लोब। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड का होता है लंग वो 2 भागों में डिवाइड होता है और ये ऊपर का अपर लोब होता है और नीचे का लोअर लोब होता है। और इनके ऊपर अगर देखा जाए तो जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर दोहरी भित्ति की झिल्ली जैसी चढ़ी रहती है। दोहरी भित्ति की झिल्ली चढ़ी होती है जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो जिसका मुख्य कार्य होता है इसको आघात या धक्कों से बचाना। इसको फेफड़ों को धक्कों या चोट से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त जो इसके अंदर लैरिंग्स ट्रैकिया से होकर आई हुई जो श्वास नलिकाएं होती हैं वो आगे चल करके ब्रोंकियाई या 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाती। 2 श्वसनियों में एक राइट लंग में जाती है, दूसरी लेफ्ट लंग में चली जाती है। तो जो राइट लंग में गई हुई होती है वो आगे चलकर राइट और लेफ्ट वाली दोनों ब्रोंक्यूल्स या अनेक श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के आगे अनेक प्रकार के एल्वियोलाई लगे रहते हैं। एल्वियोलाई या वायु कोशिकाएं, वायु कूपिकाएं, और इनका मुख्य जो कार्य होता है एल्वियोलाई डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा वायु के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्पफुल होती हैं। ये गोल गोल आकार की होती हैं और इनकी संख्या ढेर सारी होती है। लगभग देखा जाए तो जो ह्यूमन का लंग है उसका लगभग 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, लगभग 100 वर्ग मीटर सरफेस एरिया या सतह का क्षेत्रफल ये वायु कूपिकाएं या एल्वियोलाई घेरे रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, अभी हमने बताया, और उसके अलावा जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो उसको धक्कों आघातों से बचाता है। और प्रत्येक जो लंग होता है या फेफड़ा
वो लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है। तो ये हो गई इसकी एल्वियोलाई की बात। इसके अतिरिक्त इसमें एक नीचे डायाफ्राम पाया जाता है, लंग्स के नीचे डायाफ्राम पाया जाता है। और जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम मुख्य रूप से एक स्तनधारी जीव की पहचान है। जितने भी स्तनधारी मैमेलियन होते हैं उनमें सब में ये डायाफ्राम पाया जाता है। और डायाफ्राम जो पिचकता है और फैलता है, जिसके कारण श्वसन जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसके लिए ये हेल्पफुल है। और डायाफ्राम एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी है, एक प्रकार की अनडिजायर्ड मसल है। तो अगर देखा जाए, जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जब श्वास अंदर ली जाती है तो क्या होता है, डायाफ्राम प्लेन या बराबर चपटा जैसा बना रहता है। और अगर एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है, बाह्य श्वसन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है और ये गुंबद के आकार का हो जाता है, डोम शेप्ड। तो ये इसके कारण जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनका आयतन वॉल्यूम घटता बढ़ता है, जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज होता है। मेनली जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ये वायु दाब के कारण होती है, एयर प्रेशर के कारण ये संपूर्ण प्रोसेस होती है। अब अगर हम देखें तो जो ये वाला पार्ट है, जिसको कहते, यहाँ पर एक नाच जैसी खांच पाई जाती है और जहाँ पर हार्ट होता है, हृदय स्थित होता है, और इस वाले भाग को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। जहाँ पर हृदय पाया जाता है वो पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है। और जितने भाग में ये हमारा लंग रहते हैं, फेफड़े, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर ही प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, लंग्स में ये होता है। तो प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी ये दोनों मिलकर के बनाते हैं थोरैसिस कैविटी। तो ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा है, इसको कहते हैं थोरैसिस कैविटी। और अगर नीचे के हिस्से की बात की जाए तो नीचे का जो हिस्सा होता है, डायाफ्राम से नीचे का पार्ट, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसमें लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक वगैरह पार्ट्स पाए जाते हैं। अब जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसी के थ्रू इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलाई से जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड सेल्स हैं उनमें डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन प्रेशर के कारण, विसरण दाब के कारण। और उनके अंदर जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको त्यागना होता है, वो ब्लड सेल्स या ब्लड कैपिलरीज के द्वारा अंदर से एल्वियोलाई या वायु कूपिकाओं में विसरित हो जाती है और उसको बाह्य श्वसन के द्वारा या श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। और जो टाइडल वॉल्यूम होता है, संपूर्ण जो श्वसन की क्रिया होती है, सामान्य तौर पर उसमें लगभग 500 ml जो वायु है वो ली जाती है सामान्य श्वसन की क्रिया में। और अगर देखा जाए तो जो बल लगाकर ली जाने वाली जो वायु है, उसका आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है किसी भी लंग का, वो अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर होता है। मतलब कि अगर हम श्वास ले चुके हैं और अतिरिक्त वायु भरना चाहें तो अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर वायु को लगभग और हम भर सकते हैं, इतना उसमें और जगह रहती है। तीसरा, इसमें जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, त्याग देने के बाद में, संपूर्ण वायु त्याग देने के बाद में और जो अतिरिक्त स्टोर रह जाती है वायु, जो फेफड़ों में भरी रह जाती है, वो लगभग 1100 ml वॉल्यूम इसका आयतन होता है। चौथा, जो टोटल लंग की कैपेसिटी होती है, किसी भी फेफड़े की जो संपूर्ण जो क्षमता होती है वायु एकत्रित करने की, उसको कहते हैं, वो लगभग 5.8 लीटर होती है, 5.8 लीटर होती है, अप्रॉक्सीमेट 6 लीटर होती है। एक फेफड़े की जो वायु की कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। तो ये हो गई हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बातें। इसके अतिरिक्त इसमें रिब्स होती हैं, मांसपेशियां ऊपर, जो पसलियां होती हैं ऊपर होती हैं, लंग्स के ऊपर ये पाई जाती हैं और ये सुरक्षित करने का काम करती हैं।
अब इससे जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चन, ताकि पता चल जाए टॉपिक कितना हमारा क्लियर हुआ है। डायाफ्राम किस प्रकार की मांसपेशियों का बना हुआ होता है? अभी हमने चर्चा की थी, जो डायाफ्राम होता है ये किस प्रकार की मांसपेशियों का बना होता है? तो डायाफ्राम जो होता है वो अनडिजायर्ड मसल्स या अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। दूसरा, जो फेफड़े होते हैं उनका संपूर्ण आयतन, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? अभी हमने चर्चा की थी 5.8, जो लंग होते हैं उनमें 5.8 लीटर मैक्सिमम जो एयर होती है वो स्टोर की जा सकती है, इसलिए इसका लगभग 6 लीटर या 6 लीटर इसका वॉल्यूम होता है। तीसरा क्वेश्चन, जो प्रत्येक लंग है उसमें एल्वियोलाई या वायु कूपिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 300 करोड़। जो एल्वियोलाई ये गोल गोल आकार की छल्ले जैसी दिख रही हैं, इनकी जो संख्या होती है लगभग 300 करोड़ होती है एक लंग में। दूसरा, चौथा क्वेश्चन है, जो लैरिंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये लैरिंग्स उपास्थियों के छल्लों के बने होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, इनसे लैरिंग्स बने होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेज से मिलकर के ये लैरिंग्स या स्वर यंत्र का निर्माण होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, फेफड़ों के कितने क्षेत्रफल पर वायुकोश फैले रहते हैं या एल्वियोलाई फैले रहते हैं? तो जो एल्वियोलाई का विस्तार होता है लंग्स के ऊपर, अप्रॉक्सीमेट लगभग पीछे हमने बताया है 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये कवर किए रहते हैं, इतना विस्तार इनका होता है। जो अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके द्वारा कितना म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कहाँ पाई जाती है? नेजल पैसेज में, पीछे हमने चर्चा की थी। जो नासा मार्ग है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और रोम पाए जाते थे। तो इसमें जो नेजल पैसेज है वो लगभग ½ लीटर है, अप्रॉक्सीमेट आधा लीटर म्यूकस का स्राव करती है। वो नम बनाए रखता है वायु के माध्यम को और जीवाणुओं को जाने से अंदर रोकता है। पीछे हम लोगों ने इसको पढ़ा है। वायुनाल की लंबाई कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वायुनाल है विंड पाइप, इसकी अप्रॉक्सीमेट कितनी लेंथ होती है? तो इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 10 to 11 सेंटीमीटर जो विंड पाइप है इसकी लेंथ होती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा जो विंड पाइप होती है ये 2 पार्ट से मिलकर बनती है। एक लैरिंग्स जिसमें वोकल कॉर्ड्स या स्वर यंत्र स्वरकोश पाए जाते हैं, दूसरा ट्रैकिया या श्वास नली से मिलकर बनी होती है जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेज होती हैं। तो ये हो गया आज हमारी मानव के श्वसन तंत्र पर ये डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म, उसको देखना मत भूलिएगा। और आई होप दैट यू हैव लर्न इट प्रॉपरली। अगर कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव हो तो हमें नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।